हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री में चैप्टर 7, जो कि हमारा बीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड द फैक्ट्री ओनर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो बीवर्स थे या जो आयरन स्मेल्टर थे या जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो किस तरह से काम करते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, इसको हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, the craft and industries of India during British rule focus on two industries, textile and iron and steel। अब जो इंडिया, जहाँ पर हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड हो गई है, तो ईस्ट इंडिया डेवलप्ड हो गई है तो उसका जो मेन फोकस था वो दो तरह की इंडस्ट्री पे था। एक जो था वो था आयरन पर, और जो था दूसरा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्रिटेन के अंदर, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ था? इंडिया के साथ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में आयरन इन तरह और स्टील का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। सेकंड है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा, विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्री बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड ओवर द ईयर मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लोडिंग इंडिया। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ, तो इंग्लैंड के जो पीपल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल थे, उन्होंने देखा कि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए। वो वहाँ पर जाकर अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। इंडिया का जो टेक्सटाइल है और जो वर्ल्ड मार्केट है उसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, अराउंड 1750 इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। लगभग 1750 ईस्वी में इंडिया जो था वो दुनिया भर में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था। सेकंड है हमारा, इंडियन टेक्सटाइल वाज रिनोड बोथ फॉर इट्स फाइन क्वालिटी एंड एक्सिक्यूट क्राफ्ट्समैनशिप। इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो काफ़ी प्रचलित था उसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से, और यहाँ के जो उसका बनाने का जो तरीका था उसकी वजह से। थर्ड है हमारा, फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर बिगेन बोइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16th सेंचुरी में जो यूरोप के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको यहाँ से सेल करना या ख़रीदना शुरू किया, और उसको यूरोप के मार्केट में बेचना उन्होंने शुरू करा, जिससे उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड टेल अस हिस्टोरियंस। अब कुछ जो वर्ड हैं वो हमें हिस्टोरियंस बताते हैं, जैसे कि देखते हैं हम, इंडियंस टेक्सटाइल वेर फेमस इन वेस्टर्न मार्केट अंडर डिफरेंट वेस्टर्न मार्केट under different names such as muslin and calico derived from calicut। इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो दुनिया भर में काफ़ी फेमस था, उनके कुछ नाम से भी फेमस था, जैसे कि मसलिन और कैलिको, जो कि कैलिकट से बना हुआ है। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिंट्स एंड बंदना derived from बंदना और टाई एंड डाई where the pieces ordered in bulk। इंडिया के जो प्रिंटेड कॉटन हुआ करते थे जिसको हम बोलते थे चिंट या बंदना। बंदना क्या है? क्लॉथ या डाई करने की प्रोसेस है। ये भी काफ़ी फेमस था यूरोप के कंट्रियों में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट। इंडिया का जो टेक्सटाइल था यूरोप के मार्केट में उसका क्या इफेक्ट था उसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, in 1720 the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chains in England। अब 1720 सेंचुरी में यूरोप के जो पीपल थे उन्होंने देखा कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो काफ़ी फेमस हो रहा है हमारी कंट्री में। तो ब्रिटिश जो पीपल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको पूरी तरीके से वहाँ पर बैन कर दिया। सेकेंड है हमारा, इंडियन डिज़ाइन वेर इमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लेड इंडियन क्लोथ। अब उसके बाद जब वहाँ पर बैन कर दिया तो क्या हुआ, वो क्या करते थे, इंडिया का जो कॉटन था वहाँ पर ले जाते थे और वहाँ पर वो प्रिंट करके उसको बेचते थे, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी प्रॉफिट होता था। इंडिया ऐसे तो डायरेक्ट मार्केटिंग तो उन्होंने बंद कर दी, लेकिन इंडिया के क्लॉथ को, सिर्फ कॉटन को ले जाते थे और वहाँ पर वो उससे क्लॉथ बनाकर अच्छी ऐसे ही ज़्यादा प्राइस में उसको बेचते थे।
थर्ड पॉइंट है हमारा स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन काय इन 1764। फिर एक स्पाइनिंग की जो प्रोसेस हो गई वो भी स्टेबलाइज हो गई, जिसको इन्वेंट किया था जॉन काय ने 1764 में। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवोल्यूशनरीज कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। अब जैसे ही स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ जो कि किया था रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में, तो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग भी स्टार्ट हो गई, जिससे इंग्लैंड के जो पीपल थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हु वेयर द बीवर्स। जो बीवर्स हुआ करते थे वो कौन होते थे, तो देखते हैं। नंबर 1, बीवर बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। बीवर्स वो हुआ करते थे जो कपड़ों की वेविंग किया करते थे। सेकंड है हमारा हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। हैंडलूम की जो प्रोसेस थी, जो हमारे इंडिया के अंदर हाथों से कपड़े बनाने की प्रोसेस जो थी वो काफ़ी प्रचलित थी। हमने देखा था जो गांधी जी ने चरखा भी चलाया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी फेमस थी। तो जो इंग्लैंड के पीपल थे उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। सेकंड, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडिया की जो टेक्सटाइल थी वो क्यों डेक्लाइन हो गई या क्यों कोलैप्स्ड हो गई। तो पहला पॉइंट है इसमें द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन मैनी वेज। जब जैसे ही इंग्लैंड के अंदर कॉटन इंडस्ट्री बनी तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश के जो पीपल थे वहाँ से कपड़े को बनाते थे और उसको हमारे यहाँ से हाई क्वालिटी अच्छा कॉटन लेकर जाते थे और वहाँ पर उसको बनाते थे और फिर यहाँ पर आके उसको कम प्राइस पर वो बेचते थे। तो हमारे जो पीपल्स थे, हम कोई सा भी प्रोडक्ट कौन सा खरीदते हैं जो क्या हो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसका प्राइस कम हो। तो इस तरीके से ब्रिटिश के जो पीपल थे उसको चीप प्राइस पे बेचते थे। तो इस तरह से इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स कर गई। सेकंड पॉइंट है हमारा उसी का, by the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe। और जब 19th सेंचुरी की स्टार्ट हुई तो इंग्लैंड का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो लेकर तो कहाँ से जाते थे, हमारे पास से कॉटन लेके जाते थे, लेकिन वो अफ्रीका के जैसे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हुआ करती थी उस शेप में उसको बनाकर अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप की कंट्रियों में उसको मार्केटिंग करते थे। एक ये भी रीज़न था कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कोलैप्स हो गया। थर्ड है हमारा इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बोइंग इंडियन गुड्स। और इंग्लिश और यूरोपियन जो कंपनी थी उन्होंने इंडिया का जो गुड्स था उसको ख़रीदना बंद कर दिया। फोर्थ है हमारा बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ flooded Indian market. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton threadbare remained jobless। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो बहुत सारी जो वुमन थी इंडिया के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती थी या अपने इस कॉटन या क्लोथ्स बनाती थी, उनकी जो जॉब थी वो छूट गई। एक ये भी रीज़न था कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स कर गई। फिफ्थ है हमारा during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand spoon and head woven cloth. खादी become a symbol of nationalism। और जो गांधी जी ने मूवमेंट निकाला था नेशनल मूवमेंट, उसमें यह भी बताया था कि जो बाहर का जो गुड्स है उसको बॉयकॉट करो और इंडिया के जो क्लोथ्स है और जो हैंड स्पून उनका यूज़ करो। और खादी जो है वो क्या है, हमारा एक नेशनलिज्म का सिंबल भी है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉटन मिल्स कम अप। कॉटन मिल्स किस तरह से यहाँ पर आई, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप स्पाइनिंग मिल इन बॉम्बे। 1854 में इंडिया के अंदर हमारा पहला कॉटन मिल लगा जो कि था बॉम्बे में। सेकंड पॉइंट है हमारा बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। लगभग 1900 सेंचुरी तक इंडिया के अंदर बॉम्बे के ही अंदर 84 मिल्स स्टार्ट हो गई थी जो पूरी तरीके से वर्क करती थी। थर्ड है हमारा द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce clothes for military supplies। और एक मेजर डेवलपमेंट हमारी कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन में देखने को तब मिला जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड है या यूरोप की जो कंट्रियां हैं उसकी जो इंडस्ट्री हैं वो कोलैप्स हो गई या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया।
तो जो भी आर्मी थी दुनिया भर की, उनको इंडिया का जो कॉटन और टेक्सटाइल था उसकी नीड हो गई, और इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी इम्प्रूव कर गई। आगे हम देखते हैं द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। टीपू सुल्तान के बारे में और उसकी जो तलवार थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, द क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड कम फ्रॉम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स विच वाज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। द क्वालिटी ऑफ द sword कम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप्स ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। अब देखो जरा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ वुड्स स्टील। तो एक हमारे इंडिया के अंदर एक तरह का स्टील प्रोड्यूस करते थे जिसको हम बोलते थे वुड्स स्टील, जो काफ़ी जो स्टील होता था जो काफ़ी मजबूत हुआ करता था, और इसको बैटल में यूज़ करते थे पीपल। तो उसमें से हमारे एक टीपू सुल्तान भी थे जो अपनी तलवार का यूज़ किया करते थे। सेकेंड है, इंडियन वुड्स स्टील मेकिंग फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। इंडिया की जो डिज़ाइनिंग थी, जो फैसिनेटेड डिज़ाइनिंग थी वुड्स बनाने की, वो काफ़ी अलग थी, जिससे जो यूरोपियन पीपल थे वो काफ़ी इंस्पायर थे। सेकेंड है हमारा, the wood steel making process was widely known in South India was completely lost by the mid 19th century। और ये जो स्टील वुड्स बनाने की जो प्रोसेस थी, ज़्यादातर साउथ इंडिया के जो पीपल थे इनको ही आती थी, और यूरोपियन पीपल या यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी को नहीं आती थी। तो ये भी एक रीज़न था कि हमारी जो स्टील थी वो प्रचलित हो गई। फोर्थ है हमारा, द swords and armor making industry died with the conquest of India by the British and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craft people in India। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो जो इंग्लैंड था या फिर यूरोपियन कंपनी जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई, और इंडिया का जो मार्केट था उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, और इंडिया का जो आयरन और स्टील था काफ़ी डेवलप हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं एवेंडेंट फर्नेस इन विलेजेस के। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। और जो वुड्स स्टील है उसको बनाने के लिए हमें हाई प्रोफाइल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। उसको आयरन जो है उसको पूरी तरीके से रिफाइन करना पड़ता है, उसको पूरी तरीके से प्योर बनाना पड़ता है। सेकेंड है, बाय द 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्पेल्टिंग वाज इन डेक्लाइन। जैसे ही 19th सेंचुरी हमारी एंड पर आई तो आयरन के जो वेपन्स है वो बनाना भी धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए, डेक्लाइन हो गए। थर्ड है हमारा, मैनी पीपल गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो पहले के जो पीपल थे जो ज़्यादातर क्राफ्ट्स में या इंडस्ट्री से जुड़े थे, जब ये सारी चीज़ें डेक्लाइन होने लगी तो वो अलग एक चीज़ ढूंढने लगे अपनी लाइवलीहुड के लिए, या अलग बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। फोर्थ है हमारा, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिशन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन। 20th सेंचुरी में जो आर्टिशन थे उन्होंने अलग अलग तरह के आयरन स्टील जो वेपन्स थे वो बनाए, जिससे क्या हुआ, जो ओल्ड जो वुड्स स्टील थी वो भी डेक्लाइन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आयरन और स्टील फैक्ट्रीज़ की, कहाँ पर है, किस तरह से काम करती है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, इन 1904 चार्ल्स बेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड डोरा जी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा सेट अप मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। 1904 में चार्ल्स बेल्ड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और दारजी टाटा जो जमशेदजी टाटा के सन हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्टील प्लांट डेवलप किया जो काफ़ी फेमस हुआ, जिसका नाम रखा गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि डेवलप्ड हुआ था 1912 में, एंड बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील। और यहीं पर हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड है हमारा, आफ्टर 2 years ऑफ टिस्को इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डेक्लाइन एंड द इंडियन रेलवे टर्न अ टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब जैसे ही 2 साल के बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो इंग्लैंड की जितनी भी कंपनी थी सारी कोलैप्स कर गई, और इंडिया की जो टाटा आयरन स्टील कंपनी थी वो ग्रो कर गई, क्योंकि इंग्लैंड के जो पीपल थे उनको इंडिया से ही आयरन स्टील की डिमांड करनी पड़ी और रेलवे ट्रैक की भी डिमांड करनी पड़ी। फोर्थ है हमारा, ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अगर पूरा देखा जाए तो जितना भी ब्रिटिश एम्पायर था उसमें जो टाटा आयरन स्टील कंपनी थी वो दुनिया भर में सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री कंपनी थी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि था हमारा बीवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।